प्रतिबंधपुरम के महल पर एक साया पड़ गया। ये बादलों या पंछियों का साया नहीं था, ये एक भविष्यवाणी का साया था। ज्योतिषी महल की दीवारों के भीतर जमा हुए थे। वो नवजात राजकुमार का भविष्य बताने के लिए वहां थे। ये राजकुमार सिर्फ 10 दिन का महाराजा सर जिलानी त्रिशंकु बहादुर था। वो सबकी आंखों का तारा था। लेकिन ज्योतिषियों के शब्दों से हवा में ठंडक छा गई। उन्होंने घोषणा की कि राजकुमार एक दिन मर जाएगा और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि एक बाघ होगा। महल में कानाफूसी फैल गई। एक राजकुमार बाघ द्वारा मारा जाएगा, ऐसी बात असंभव लग रही थी। फिर भी भविष्यवाणी हवा में लटकी हुई थी। ये भव्य उत्सव में एक अनचाहा मेहमान था। राजा और रानी बहुत दुखी थे। वो अपने बेटे को ऐसे भाग्य से कैसे बचा सकते थे? वो खुद भाग्य से कैसे लड़ सकते थे? साल दशकों में बदल गए। युवा राजकुमार बड़ा हुआ। वो मजबूत और निडर था, बिल्कुल अपने नाम त्रिशंकु की तरह, जिसका मतलब था अग्नि की 3 शक्तियां। उसे 20 साल की उम्र में भविष्यवाणी के बारे में पता चला। ये एक सच्चाई थी जो हाथों से मुंह ढककर और चिंतित नजरों से फुसफुसाई जाती थी। पहले तो राजकुमार हंसा, एक बाघ उसे मार डालेगा, बेतुका। लेकिन हंसी जल्द ही फीकी पड़ गई। भविष्यवाणी एक लगातार खुजली की तरह थी। वो इसे अनदेखा नहीं कर सका। उसे इसे गलत साबित करना था। वो सभी को, जिसमें भाग्य भी शामिल था, दिखाएगा कि वो अपने भाग्य का मालिक खुद है। उसके दिमाग में एक विचार आने लगा, एक ऐसा विचार जो उसे सीधे भविष्यवाणी के खिलाफ खड़ा कर देगा। वो शिकार करेगा। राजकुमार, अब एक युवा राजा, ने अपनी राइफल उठाई। बाघों का शिकार शुरू हो गया। उसके द्वारा सुनी गई हर दहाड़ एक चुनौती थी। उसके द्वारा देखा गया हर बाघ एक दुश्मन था। उसने भविष्यवाणी से प्रेरित होकर बदला लेने की भावना से शिकार किया। एक एक करके बाघ उसकी बंदूक से गिरते गए। उसकी हत्याओं की संख्या बढ़ने लगी। हर हत्या के साथ उसे शक्ति का अनुभव होता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भाग्य के खिलाफ वापस धकेल रहा हो। बाघों को मारने का राजा का जुनून प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी बहादुरी के बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन उसकी क्रूरता के बारे में। भविष्यवाणी ने उसके जीवन पर एक लंबा साया डाल दिया था। ये उसे उसी चीज में बदल रही थी जिससे उसने हारने की कसम खाई थी। एक दिन राजा को एक चेतावनी मिली। उसने 70 बाघों को मार डाला था। उसके राज्य में केवल 30 बाघ बचे थे। आगे कोई भी शिकार उनके अस्तित्व के लिए खतरा होगा। राजा गुस्से में था। उसके अपने राज्य में उसे क्या करना है, ये उसे कोई कैसे बता सकता है? वो राजा था, जो कुछ भी वो देखता था उसका मालिक। लेकिन फिर एक विचार उसके दिमाग में आया। वो अपने राज्य में शिकार नहीं करेगा। वो कहीं और बाघ ढूंढेगा। वो दूसरे राज्यों में, दूर देशों में जाएगा। जब तक वो 100 बाघों को नहीं मार देता, तब तक वो आराम नहीं करेगा। उसने कसम खाई, अगर भविष्यवाणी को टालने का मतलब एक भी शावक को जीवित न रहने देना है, तो वो ऐसा ही करेगा। राजा की कसम से पूरे देश में डर की लहर दौड़ गई। बाघों की आबादी खतरे में थी। साल बीत गए। राजा ने अपना निरंतर शिकार जारी रखा। उसने दूर दूर तक यात्रा की। उसने दूसरे राजाओं और शिकारियों के साथ हाथ मिलाया। उसकी हत्याओं की संख्या बढ़ती रही। उसने 99 बाघों को मार डाला था। वो अपने लक्ष्य से सिर्फ एक बाघ दूर था। लेकिन एक समस्या थी, बाघ दुर्लभ होते जा रहे थे। राजा जुनूनी था। उसने अपने राज्य के सभी बाघों की गणना करने का आदेश दिया। अधिकारी पूरे देश में फैल गए। वे निराशाजनक खबर लेकर लौटे। प्रतिबंधपुरम में कोई बाघ नहीं बचा था। राजा तबाह हो गया। उसका लक्ष्य इतना करीब था, फिर भी इतना दूर। वो गहरे अवसाद में डूब गया। राजा की दुर्दशा की खबर पड़ोसी राज्य में पहुंची। इस राज्य पर एक बुद्धिमान और सुंदर राजकुमारी का शासन था। वो जानवरों, खासकर बाघों के प्रति अपने प्यार के लिए जानी जाती थी। वो यह भी जानती थी कि प्रतिबंधपुरम का राजा शक्तिशाली और प्रभावशाली था। उसके साथ गठबंधन फायदेमंद होगा। उसने एक योजना बनाई। उसने राजा को एक संदेश भेजा। उसने अपने राज्यों के बीच विवाह गठबंधन का प्रस्ताव रखा। उपहार के रूप में उसने उसे अपने जंगलों से एक बाघ भेजने की पेशकश की। राजा बहुत खुश हुआ। 100 बाघों को मारने का उसका सपना आखिरकार उसकी पहुंच में था। वो आसानी से शादी के लिए तैयार हो गया। उसके आदमियों ने पड़ोसी राज्य से बाघ लाने की तैयारी की। वो दिन आ गया जब 100वें बाघ को राजा के निजी अभयारण्य में छोड़ दिया गया। राजा बहुत खुश था। उसने अपनी बंदूक उठा ली। जो उसने इतने साल पहले शुरू किया था, उसे खत्म करने के लिए उत्सुक था।
उसने अभयारण्य में बाघ का पीछा किया। आखिरकार उसने उसे अपनी निशाने पर ले लिया। उसने ट्रिगर खींच लिया, लेकिन गोली ठीक से नहीं लगी। बाघ घायल हो गया था। वो लंगड़ाते हुए झाड़ियों में चला गया। राजा गुस्से में था। उसे काम खत्म करना था। वो अपने लक्ष्य को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। उसने अपने आदमियों को घायल बाघ को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए। जब तक बाघ नहीं मिला, राजा ने आराम करने से इनकार कर दिया। वो अपने जुनून में डूब गया। फिर एक दिन राजा के बेटे को महल के बगीचों में एक लकड़ी का खिलौना बाघ मिला। यह खूबसूरती से तराशा गया था, शिल्प कौशल की एक उत्कृष्ट कृति। राजा खुश था। उसने लकड़ी के बाघ को उसकी प्रशंसा करने के लिए उठाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, लकड़ी के बाघ से एक छोटा सा छींटा उसकी उंगली में चुभ गया। राजा ने ध्यान ही नहीं दिया। यह एक मामूली खरोंच थी, लेकिन घाव में पस पड़ गया। यह संक्रमित हो गया। कुछ ही दिनों में संक्रमण राजा के पूरे शरीर में फैल गया। राजा, शक्तिशाली शिकारी, एक साधारण छींटे से नीचे गिर गया। राजा अपनी मृत्युशैया पर लेटा हुआ था। उसका जीवन समाप्त हो रहा था। वो अपने दुखी परिवार और दरबारियों से घिरा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, वो विडंबना की भावना से भर गया। उसने 99 बाघों को मारकर भाग्य को धोखा दिया था, या ऐसा उसने सोचा था। फिर भी भाग्य ने उसे सबसे अप्रत्याशित तरीके से पकड़ लिया। यह एक बाघ था जिसने उसे अपना शिकार बनाया था, जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था। लेकिन यह असली बाघ की दहाड़ नहीं थी जिसने उसकी मौत की सूचना दी थी। यह एक लकड़ी के खिलौने वाले बाघ के छींटे का मूक घातक छेद था। राजा का जीवन और मृत्यु धीमी आवाज में फुसफुसाई जाने वाली कहानी बन गई। उसने अपना जीवन भाग्य को चुनौती देने में बिताया था, लेकिन अंत में भाग्य ही था जिसकी आखिरी हंसी थी।